हमें यहाँ ऋणात्मक 12 गुणा f का वर्ग घटा 38f जमा 22 का गुणनखंडन करना है। सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं कि क्या इन तीनों पदों में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। हम देख सकते हैं कि यहाँ सभी पद सम हैं और यहाँ इस ऋणात्मक संख्या की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए यहाँ ऋणात्मक 2 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं। ऐसा करने पर ये व्यंजक ऋणात्मक 2 गुणा कोष्ठक में यहाँ ऋणात्मक 12 गुणा f के वर्ग को ऋणात्मक 2 से विभाजित करने पर धनात्मक 6 गुणा f का वर्ग मिलेगा। फिर ऋणात्मक 38f को ऋणात्मक 2 से विभाजित करने पर यह धनात्मक 19f होगा और फिर 22 को ऋणात्मक 2 से विभाजित करने पर हमें ऋणात्मक 11 मिलेगा। इस तरह हमने इसे थोड़ा सरल कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ 6f का वर्ग जमा 19f घटा 11 है। अभी हम केवल इसी भाग पर ध्यान देंगे। इस समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ f के वर्ग वाले पद का गुणांक 1 नहीं है, इसलिए हम वर्गीकरण यानी ग्रुपिंग द्वारा इसका गुणनखंडन करते हैं। तो अब हमें ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचना है जिनका गुणनफल 6 गुणा ऋणात्मक 11 हो। तो दो संख्याएं a गुणा b 6 गुणा ऋणात्मक 11 मतलब ऋणात्मक 66 के बराबर होनी चाहिए और फिर a जमा b 19 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में सोचते हैं। हमें यहाँ ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 19 प्राप्त हो। मुझे लगता है हम यहाँ 22 और 3 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ 22 गुणा ऋणात्मक 3 लेते हैं तो ये ऋणात्मक 66 के बराबर होगा और 22 जमा ऋणात्मक 3 बराबर 19 होगा। हमने इसे आसानी से सरल कर लिया है क्योंकि यहाँ हमारे पास अलग अलग चिन्ह हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनके बीच का अंतर 19 होगा, 22 और ऋणात्मक 3। तो अब हम इस 19f को ऋणात्मक 3f और 22f का योग लिख सकते हैं जो 19f के बराबर ही होगा। हमने बस इसे इस रूप में लिख दिया है और यहाँ हमारे पास 6 गुणा f का वर्ग और यहाँ घटा 11 है। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ 22 और यहाँ ऋणात्मक 3 क्यों लिया? हमने 22 को यहाँ और ऋणात्मक 3 को यहाँ क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ ऋणात्मक 3 को 6 के पास इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3 है और 22 को ऋणात्मक 11 के पास इसलिए रखा क्योंकि इन दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड 11 है। यही कारण है कि मैंने इसे इस तरह लिखा है। चलिए अब इनका वर्गीकरण करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि यहां ये ऋणात्मक 2 हमेशा रहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों पदों का वर्गीकरण करेंगे और फिर इसके बाद इन दोनों पदों का वर्गीकरण करेंगे। ये रंग पहले जैसे ही है, मैं इसे किसी दूसरे रंग से करता हूं। यहां इन दोनों में से हम ऋणात्मक 3f को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो ये ऋणात्मक 3f गुणा कोष्ठक में यहाँ 6f के वर्ग को ऋणात्मक 3f से विभाजित करने पर हमें ऋणात्मक 2f मिलेगा और ऋणात्मक 3f को ऋणात्मक 3f से विभाजित करने पर केवल धनात्मक 1 मिलेगा। चलिए हम यहाँ ऋणात्मक 3f को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालने की बजाय केवल 3f को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं ताकि हमें यहाँ बाहर ऋणात्मक का चिन्ह न मिले। हम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम केवल 3f को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो यहाँ 6f के वर्ग को 3f से विभाजित करने पर 2f मिलेगा और फिर ऋणात्मक 3f को 3f से विभाजित करने पर ऋणात्मक 1 मिलेगा। तो ये इसका गुणनखंड है। अब दूसरे भाग में हम 11 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं। ऐसा करने पर हमें 11 गुणा कोष्ठक में यहाँ 22f को 11 से विभाजित करने पर 2f मिलेगा और फिर ऋणात्मक 11 को 11 से विभाजित करने पर ऋणात्मक 1 मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ अभी भी हमारे पास ऋणात्मक 2 है। अब यहाँ कोष्ठक में हमारे पास 2 पद हैं और इन दोनों में 2f घटा 1 एक गुणनखंड है, तो हम इसको भी गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ हम केवल वितरण गुणधर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ठीक उल्टा कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं। अब यहाँ 2f घटा 1 गुणा कोष्ठक में 3f
जमा 11 है। मैं 11 को पहले जैसे रंग में ही लिखता हूं, और अगर हम चाहें तो इसे फिर से वितरित कर सकते हैं। 2f घटा 1 गुणा 3f करने पर हमें ये पद मिलेगा, और 2f घटा 1 गुणा 11 करने पर हमें ये पद मिलेगा। अभी भी यहां हमारे पास ये ऋणात्मक 2 है, तो हम इसे भी यहां लिख देते हैं। इस तरह हमने इसका गुणनखंडन कर लिया है। ऋणात्मक 12f का वर्ग घटा 38f जमा 22 ऋणात्मक 2 गुणा कोष्ठक में 2f घटा 1 गुणा कोष्ठक में 3f जमा 11 के बराबर है।